मैं अमरीश मिश्रा भार्गव आईएएस की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके परिचय देखा था और इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे हुआ। तो अगर हम इसको फिर से डिवाइड करें, किस तरीके से हम पढ़ रहे थे, तो देखेंगे कि परिचय, उत्पत्ति, विस्तार, नगर नियोजन, विशेषताएं और पतन के बारे में हम जानेंगे। हमने इसके परिचय और उत्पत्ति और विस्तार के बारे में हम जान चुके हैं। उत्पत्ति के बारे में एक लाइन यह हमें समझना है। उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ कहा गया है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो कुछ का देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति कहने का अर्थ यह हुआ कि कुछ लोग कहें कि मेसोपोटामियन सभ्यता से इस सभ्यता का उदय हुआ है, अर्थात वहाँ के लोगों ने यहाँ आकर इस सभ्यता का बसाव यहाँ पर किया। वहीं दूसरी ओर विद्वानों का कहना है कि नहीं, यह देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब यहीं के लोग पहले ग्रामीण अवस्था में संस्कृति थी और फिर वो धीरे धीरे विकास करके नगरीकरण हुआ और इस तरीके से एक उन्नत नगरीय व्यवस्था का विस्तार हुआ। वहीं इसमें कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मेसोपोटामिया की तुलना हड़प्पा सभ्यता से करें तो कुछ असमानताएं हैं, कुछ समानताएं हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मंदिर मिले हैं मेसोपोटामिया में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ चबूतरे मिले हैं, तो चबूतरे दोनों जगह हैं, यहाँ भी चबूतरे हैं, वहाँ भी चबूतरे मिले हैं, लेकिन मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। बाकी के सभ्यताओं में आप देखेंगे कि राजमहल, प्राचीर, इस तरह राजमहल, तो राज्य से संबंधित जो चिन्ह है उस पर ध्यान दिया गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं उसके विकास पर फोकस किया गया है, जैसे सड़कें, नगर नियोजन, नालियाँ, इस तरीके की चीज़ों पर। तो अब हम विस्तार के बारे में हमने चर्चा किया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार है, हमने चर्चा किया था। और एक एक नगर भी एक एक स्थल भी हम देखे थे, कौन राज्य में कौन सा स्थल स्थित है। अब हम देखते हैं कि इसके नामकरण पर देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सरस्वती सभ्यता की भी संज्ञा दी जाती है, वहीं प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये चार नाम हैं और चारों नाम जो दिया गया है उसके पीछे आधार क्या है, तर्क क्या है, हम वो देखने का प्रयास करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस विशाल सभ्यता के खुदाई में जो प्रथम स्थल जिसकी खुदाई की गई है वो हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई तो ऐसे 1921 में हुआ, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। लेकिन इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो आपको शुरुआत इसके 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसके प्रति ध्यान दिया था, हालांकि इसमें कोई विशेष उन्होंने रुचि नहीं ली। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और मौका जब मिलता है, जब ब्रंटन कनिंघम के समय में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था 1853 से 1856 के बीच, तब उस समय भी मौका मिला था, लोगों की नज़रें गई थी उधर। ब्रंटन बंधु के नेतृत्व में ये खुदाई हो रही थी, वहाँ पे रेलवे लाइन का काम हो रहा था, बिछाया जा रहा था, तो ईंट वगैरह वहाँ से जब लिए जा रहे थे तो एक देखने को इन्हें मिला था, लेकिन फिर भी विशेष उधर ये लोग रुचि नहीं दिखाए उसमें। लेकिन 1921 में इसमें खुदाई शुरू हुई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और ये खुदाई शुरू हुई और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई 1921 में। तब जाकर के हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में पता चला। तो चूँकि पहली जो स्थल थी खुदाई की वो हड़प्पा थी और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान के पंजाब में मांडगोमरी जिला में स्थित है। ये हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया। तो आप मैप के माध्यम से आप देखने का प्रयास करेंगे। मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर एक आपको नदी मिलेगा, ए सिंधु, जो कैलाश के महासव सिंधु है। सिंधु के बाद ए जमुना नदी है, ये सरस्वती नदी है, ये जमुना नदी है जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है, ये सरस्वती नदी है,
और ये गंगा नदी है। तो आरंभिक जो खुदाइयाँ हुई हैं उसमें ज़्यादातर जो स्थल हैं वो सब सिंधु घाटी के सिंधु नदी के आसपास ही हैं। सिंधु नदी के आसपास ही शुरुआत में खुदाई हुई थी, सारे जो स्थल यहीं के मिले थे। यही कारण है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अब हम देखते हैं कि इसे सरस्वती नदी की घाटी की सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया। तो खास करके आज़ादी के बाद जब खुदाई इधर होने लगा भारत में, चूँकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान हो था, तो भारत में इस क्षेत्र में जब खुदाई होने लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इधर मिलने लगे, बहुत अधिक संख्या में। इस सरस्वती मतलब ये सिंधु और यमुना के बीच में इन क्षेत्रों में से सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। और यही कारण है कि इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा। एक और अंतिम इसका नामकरण, इसे कहा जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता कहने के पीछे कारण है कि यह भारत में प्रथम नगरीकरण का उदाहरण था। इससे पहले भारत में नगरीकरण नहीं हुआ था। आपको पता है कि इससे पहले स्टोन एज है, पाषाण युग में आप देखते हैं कि वहाँ पर तो मानव का जीवन ही शुरू हो रहा था। पहले शिकारी के बाद वो लोग बसना शुरू किए, उसके बाद घर बस्तियाँ बनने लगी, तो ये ग्रामीण जीवन चल रहा था और उसमें नगरीकरण जीवन हुआ। और हड़प्पा एक ऐसा सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो नगरीकरण के लिए ही जानी जाती है और लगभग 100% नगरीकरण था। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी रहे थे, लेकिन ज़्यादातर नगरों की संख्या ही थी यहाँ पर। तो हमने नामकरण के बारे में देख लिया है ना, तो हमने नामकरण के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इनका नगर नियोजन। तो जब आप नगर नियोजन की बात करते हैं तो नगर नियोजन के बाद एक विशेषता है। तो विशेषता दो तरह से, एक पार्टिकुलर जो स्थल है उसकी और दूसरे पूरे सभ्यता की। जैसे अगर प्रश्न यह आता है कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक विशेषता या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक विशेषताएं या सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये पूरे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या तकनीकी विकास की बात होगी और एक एक स्थलों की भी हम बात करेंगे। ये नगर नियोजन है, तो नगर नियोजन का चैप्टर है, तो हमें देखते हैं कि नगर नियोजन में हम नगर को देखेंगे और तो स्थल भी वही है। तो इस तरीके से दोनों को जोड़कर हम पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 महत्वपूर्ण नगर हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो ऐसे 1500 स्थल हैं, लेकिन 7 महत्वपूर्ण और बड़े नगर हैं जिससे प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा। तो इन 7 जो स्थल हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा में एक बात हम यह भी देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, इस पूरी सभ्यता में जो नगर हैं वो नगर 2 भाग में विभक्त हैं। सामान्यतः 2 भाग में भी हैं, 2 भाग में ही हैं। एक है पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। ये है पूर्वी टीला और ये है पश्चिमी टीला। ये जो पश्चिमी टीला है वो ऊंचाई पर होती थी। इससे अगर तुलना करें तो इससे ऊंचा होता था स्थित। इस पे जैसे पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, इनका निवास स्थान हुआ करता था यहाँ। और ये आम लोग रहते थे यहाँ पर, आम आदमी, आम लोग रहते थे। मतलब पूरे शहर के ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ रहते थे और कम जनसंख्या यहाँ रहते थे। कुछ महत्वपूर्ण लोग ही यहाँ रहते थे। ये कमोबेश सभी स्थलों की विशेषता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा अगर आप देखेंगे तो धौलावीरा में 3 पार्ट है। लेकिन अमूमन 2 ही पार्ट है, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला है। पूर्वी टीला आम लोगों के लिए होता है और पश्चिमी टीला खास लोगों के लिए है। अब हम देखते हैं कि ये जो पश्चिमी टीला होता है, पश्चिमी टीला जो होता है वो दुर्गीकृत होता है। मतलब फोर्ट, किला बंदी किया हुआ है इसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है क्योंकि यहाँ पर विशेष लोग रहते हैं। तो ये दुर्गीकृत है और ये दुर्गीकृत नहीं है। यह भी देखने को मिलेगा कि सारे जो स्थल हैं वो करीब ऐसे ही हैं। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं।
जैसे अगर आप लोथल की बात करेंगे तो लोथल में आपको दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक ही सुरक्षा प्राचीर है, एक ही दुर्ग से दोनों पूर्वी और पश्चिमी टीले दोनों घिरे हुए हैं लोथल में। लोथल की विशेषता है। अब वहीं आप चनहुदड़ो की बात करेंगे तो चनहुदड़ो में अगर चनहुदड़ो स्थल के बारे में बात करेंगे तो उसमें न तो पश्चिमी न तो पूर्वी कोई नहीं घिरा हुआ सुरक्षा प्राचीर से, इसमें किसी को भी नहीं घेरा गया है चनहुदड़ो में। वहीं अगर कालीबंगा आप देखेंगे तो कालीबंगा में दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, एकमात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा में दोनों स्थल घिरा हुआ है अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से। तो हम समझने का ये प्रयास करें कि हालांकि नगर नियोजन वहाँ की एक ही तरह की थी और यह थी कि वहाँ के नगर सामान्यतः दो भागों में विभक्त होते थे। एक पश्चिमी टीला जो ऊंचाई पर होता था और सामान्यतः वो दुर्गीकृत होता था, और पूर्वी टीला जो आम लोगों के लिए होता था वो दुर्गीकृत नहीं होता था। परंतु कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं, जैसे कालीबंगा में दोनों दुर्गीकृत है और दोनों अलग अलग दुर्ग से दुर्गीकृत है। लोथल में एक ही दुर्ग से पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीला दुर्गीकृत है। वहीं चनहुदड़ो में न तो पश्चिमी टीला और न तो पूर्वी टीला दुर्गीकृत है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब। उसके बाद हम देखते हैं अब हड़प्पा के बारे में। ये तो हमने सामान्य इसकी विशेषता देख लिया, और ये भी मैंने बताया कि धौलावीरा में दो नहीं बल्कि 3 भाग में है। अगर आप धौलावीरा को देखेंगे तो धौलावीरा में 3 भाग में है धौलावीरा में। और धौलावीरा में एक स्टेडियम भी मिला है, खेल का मैदान भी मिला है धौलावीरा में। लेकिन अभी हम धौलावीरा नहीं, अभी हम हड़प्पा से शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो हड़प्पा से ही करेंगे। तो हड़प्पा से शुरुआत करते हैं। तो चलिए लिखिए, पहले हड़प्पा आप लोग लिखेंगे। हड़प्पा स्थल का नाम है। तो हड़प्पा जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में हम यह जानेंगे कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। पहले इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, और ये मोंटगोमरी ज़िले में है। मोंटगोमरी ज़िले में है, यह भी प्रश्न आता है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद आपको याद इसके बारे में यह रखना है कि इसकी खुदाई कब हुई थी। इसकी खुदाई 1921 में हुई थी, और इसकी खुदाई हुई थी दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा। हालांकि निदेशक इसके थे सर जॉन मार्शल। इसके बारे में हमने ये जानकारी लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो पश्चिमी टीला है वो इसका पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है और पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है। ये हमने देखा। ये टीला जो पश्चिमी टीला है उसे एबी टीला कहा गया है, एबी टीला। और इसी के ऊपर में एफ टीला है, इसे एफ टीला कहा गया है, इसे एफ टीला कहा गया है, एफ टीला, एफ टीला कहा गया है इसे। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यहां पर अन्नागार मिला है। 6 अन्नागार के 2 लाइन है, इसका मतलब 12 अन्नागार है। 12 अन्नागार यहाँ देखने को मिला है, और एक लाइन में 6 है और दूसरे लाइन में 6 है। 12 अन्नागार यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा है यहाँ पे चबूतरा है, चबूतरा है। 18 चबूतरे के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, 18 चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो अगली विशेषता मिली है वो मिली है मजदूरों का आवास। मजदूरों का आवास, और वो 15 आवास है। तो हम देखेंगे कि जो एफ टीला है, एफ टीला
जो कि एबी टीला के ऊपर है, जो पश्चिमी दुर्ग के ऊपर है एफ टीला, वहाँ पे 3 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है वहाँ पे अन्नागार मिले हैं, दूसरा विशेषता है चबूतरा मिला है, और तीसरा विशेषता है वहाँ श्रमिकों का आवास मिला है। ये विशेषता इसकी हुई। और यहाँ पे नीचे इसको देखेंगे तो नीचे है, यहाँ पे इसे कहा गया है R37, इसे R37 संस्कृति कहा गया है। ये क्या है? ये लकड़ी का कब्र है, ये लकड़ी का कब्र है, और ये परावर्ती हड़प्पा का है, मतलब हड़प्पा के बाद का काल है, काल का है परावर्ती। अब इसके बारे में हम समझे कि ये जो नामकरण है R37 ए बी या एफ टीला, ये नामकरण कौन किया है? तो मार्टिमर व्हीलर एक इतिहासकार है, उन्होंने इस सब का नामकरण किया है। मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने इसका नामकरण किया है। अब हम देखते हैं इस पार्ट को, यहाँ पर क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आम लोग रहते हैं, आम लोग के रहने के लिए ये जगह है। सामान्य लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ मिलेगी? तो ज़्यादातर जो इस संस्कृति की जनसंख्या होगी, हड़प्पा नगर की ज़्यादातर जनसंख्या होगी, वो यहाँ निवास करेगी। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, ये विशेषता है। दूसरा विशेषता है यहाँ एच कब्रगाह मिला है, और यहाँ पे मुहरें मिली हैं, और वो मुहरें अभिलेखीय मुहरें, मतलब जो सरकारी मुहरें एक तरह से कह सकते हैं, जो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मिली हैं। तो तांबे की इक्का गाड़ी आप यहाँ पर लिखेंगे, तांबे का इक्का गाड़ी यहाँ से मिला है, इक्का गाड़ी मिला है तांबे की। दूसरा यहाँ से एच कब्रगाह मिला है। अभिलेखीय मुद्रा और भी सबसे अधिक संख्या में यहाँ से मिला है। तो ये हमें को देखने को मिल रहा है कि ये सभी जो विशेषताएं हैं, वो अभिलेखीय मुहर है, वो सभी विशेषताएं हैं वो यहाँ की हैं, वो हड़प्पा की विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करते हैं। हमने अभी एक स्थल देखा हड़प्पा, अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा की तरह ही एक नगर 2 भाग में बटे हुए हैं। एक है पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में लिखना है शासक वर्ग रहते हैं, पुरोहित वर्ग रहते हैं, और यहाँ पे आम जनता रहती है, व्यापारी, कारीगर, किसान आदि यहाँ पे निवास करते हैं। मोहनजोदड़ो में भी यह विशेषता है हड़प्पा की तरह ही कि यहाँ की पश्चिमी जो टीला है वो दुर्गीकृत है, जबकि पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है। पश्चिमी टीले में जो मिले हैं चीज़ें, वो एक आकृति है जो कॉलेज की है, महाविद्यालय, यहाँ महाविद्यालय मिला है पश्चिमी टीले में। और यहाँ पे सभा भवन मिले हैं। सभा भवन एक खंभों पर आधारित, खंभों से बना सभा भवन है, और सभा भवन में मीटिंग्स हुआ करता था, ऐसा अनुमान है। यहाँ पर एक और मिला है पुरोहित का आवास। पुरोहित का आवास भी मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले पर अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार मतलब अन्न रखने के लिए जो भंडार है, और ये बहुत बड़ा है, इसलिए कहा जाता है ये सबसे बड़ा ये इमारत है जो अन्नागार है। यहाँ से एक स्नानागार भी मिला है, ग्रेट बाथ। स्नानागार यहाँ से जो मिला है, स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कहा है। अन्नागार की सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण से होती थी। जैसे अगर आप एक चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो आप चित्र के माध्यम से आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लिया जाए ये स्नानागार है, ग्रेट बात है। तो ये स्नानागार की जो सीढ़ियाँ होंगी, वो सीढ़ियाँ होंगी उत्तर से दक्षिण, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। इस तरीके से सीढ़ियाँ होंगी, और यहाँ पे कोने में, यहाँ पे दक्षिण से और पश्चिम, दक्षिण और पूरब के कोने से जल निकासी की व्यवस्था थी कि जब गंदा पानी हो जाए तो इसे निकाल दिया जाए। इसे ही कहा गया है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, इसे सर जॉन मार्शल ने कहा है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है।
तो ये खासियत हमें देखने को मिला मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले से हमें देखने को मिला है। क्या मिला है? एक महाविद्यालय मिला है, और महाविद्यालय मिला है, सभा भवन मिला है, स्नानागार है, अन्नागार, पुरोहित का आवास, ये सब यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी टीले से, पूर्वी टीले। पूर्वी टीले अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक राजपथ है, चौड़ी जो समकोण पर काटती थी। तो एक जो मेन रोड है उसे राजपथ कहा गया है, जो 10 मीटर का हुआ करता था। तो राजपथ है, इसे कहा गया है। अब यहाँ पे विशेषता हम ये देखते हैं, हाँ यहाँ पर एक विशेषता और छूट रहा है कि यहाँ पर क्या है कि घर मिले हैं। तो घर की विशेषता यह है, वहाँ पे प्रायः जितने भी घर हैं सभी घर की विशेषता है कि घर में पानी की व्यवस्था है, मतलब कुआं है घर में स्नानागार है, ये सब विशेषताएं घर में है। घर में एक आंगन है, ये सब। अब घर का अगर आप चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये मेन रोड है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोड पे इन लोगों का घर नहीं होता था, और एक गली है साइड से। अगर मान लीजिए ये रोड है, रोड के साइड से गली है, और ये अगर एक प्लॉट है, मकान है, तो मेन रोड पे घर नहीं होता था। दरवाज़ा गली में हमेशा खुला करती थी। तो अगर आप गली से घर में इंटर करते हैं तो आप आंगन में नहीं पहुंचेंगे, एक दीवार बीच में मिलता है, दीवार, और साइड से आप आंगन में जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जब आप घर में जाएंगे तो घर में जाने के बाद आपको स्नानागार मिलेगा, कुआं मिलेगा, ठीक है। और सीढ़ी ऊपर, जैसे एक घर है ना, तो घर से फिर सीढ़ी है ऊपर जाने का, सीढ़ी का अवशेष मिला है। इसका मतलब कि 2 मंजिली इमारतें भी हुआ करती थी। ये घर का नक्शा है, वहाँ इस तरीके का घर हुआ करता था। अब हम देखते हैं पूर्वी टीला में अगर आप देखें तो एक राजपथ है। तो एक राजपथ कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीला से मिला है। दूसरा, यहाँ पे सूती कपड़े में लपेटा हुआ एक चाकू मिला है। तो महत्वपूर्ण चाकू नहीं है, महत्वपूर्ण सूती कपड़ा है। और सूती कपड़े का मिलने का मतलब यहाँ पे कपास का उत्पादन होता था, तो कपास का उत्पादन वहाँ होता था, इसका पता हमें सूती वस्त्र से मिला है, ठीक है। दूसरी बात, इसे मुर्दों का टीला कहा गया है। मुर्दों का टीला कहने के पीछे यह है कि यहाँ अधिक संख्या में यहाँ दफनाए गए मुर्दों मिले हैं। दूसरी बात, ये जो मोहनजोदड़ो है पूरा, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के हिसाब से। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखना चाहेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये नहीं है, वो गनेरी वाला है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। यहाँ पर 35 से 40 हज़ार जनसंख्या निवास करती थी, और जो जनसंख्या निवास करती थी उनकी प्रजाति ज़्यादातर भूमध्य सागरीय हुआ करती थी। अब यही से एक हमें यह देखना है कि वहाँ जो कांसे की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में, वो 10 इंच की मूर्ति मिली है कांसे की, एक नर्तकी की मिली है त्रिभंग मुद्रा में। और वो जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति की प्रजाति है प्रोटोस्लाइट प्रजाति है। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो नर्तकी संभवतः कहीं दूसरे जगह से आई होगी, क्योंकि उसकी प्रजाति अलग है, कहीं दूसरी जगह से आई होगी क्योंकि उसकी प्रजाति अलग है। हमें ये देखना है, इसके बारे में हमने यह देखा। एक और हमें देखना है कि स्टुअर्ट पिगट नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वां राजधानी हैं हड़प्पा सभ्यता की। मतलब जो सभ्यता संस्कृति थी उसकी 2 जुड़वां राजधानी रही होगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऐसा कहना है स्टुअर्ट पिगट का कहना है। और जॉन मार्शल का कहना है कि यहाँ पर 7 बार बाढ़ आया था, और संभवतः बाढ़ से ही इस सभ्यता का विनाश हुआ था। और मोहनजोदड़ो के बारे में वो कहते हैं कि यहाँ 7 बार बाढ़ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टियों के 7 परत मिलते हैं। वहीं एक और विद्वान है कनेडी, उनका कहना है कि मलेरिया से यहाँ के जनसंख्या की मृत्यु मलेरिया के माध्यम से हुआ होगा, ये कहना है, ठीक है। तो हमने मोहनजोदड़ो के बारे में ये देखा, और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। इस सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये हमें देखना है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में स्थित है, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में इंफॉर्मेशन है जो पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जनतांत्रिक शासन थे,
राजतंत्रात्मक बाकी जगह पर रही होगी, लेकिन यहाँ पे जनतंत्रात्मक मोहनजोदड़ो में शासन थी। इसके बारे में यह भी जानना है कि यहाँ पक्की सड़क के साक्ष्य मिले। एकमात्र जगह है मोहनजोदड़ो इस संस्कृति की जहाँ के सड़कें पर पक्की ईंट बिछाए गए थे। ये एकमात्र जगह है मोहनजोदड़ो। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कांसे की मूर्ति मिली है 10 इंच की, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ की। एक और यहाँ से देखना है कि 12,000 मुहरें मिली हैं। मुहर जो है वर्गाकार है मुहर, कुछ बेलनाकार भी हैं, लेकिन वर्गाकार हैं ज़्यादातर। सेलखड़ी की मुहरें हैं और 12,000 मुहरें मिली हैं यहाँ, जो सबसे अधिक संख्या में मुहरें हैं। और हड़प्पा स्थल से जो मुहरें मिली थी वो अभिलेखीय मुद्रा सबसे अधिक मात्रा में थी। लेकिन ओवरऑल अगर मुद्रा की बात किया जाए कि मुद्रा सबसे अधिक कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं सबसे अधिक मात्रा में मुहरें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल, सबसे पहली बात हमें देखना है कि लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में है। गुजरात भारत का वैसा राज्य है जहाँ से भारत में हड़प्पा से संबंधित स्थल सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं। तो ये एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी 1955 में, 1955 में, और अहमदाबाद जिला के भोगवा नदी में है। तो सबसे पहले हम गुजरात का अगर मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आकृति गुजरात की है। तो ये गुजरात की एक कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। दो महत्वपूर्ण खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी से दो महत्वपूर्ण स्थल आपको देखने को मिलेंगे, धौलावीरा और सुरकोतड़ा। धौलावीरा और सुरकोतड़ा एक कच्छ की खाड़ी में मतलब ऊपर है, और जो नीचे आप देखेंगे खंभात की खाड़ी, वो खंभात की खाड़ी में आपको मिलेंगे लोथल, रंगपुर, मेघम। तो यह हमें देखना है कि लोथल है वो खंभात की खाड़ी में है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात है, गुजरात की बात महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र ही सबसे अंतिम इसकी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो है दयमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो उससे ऊपर गुजरात में हमें देखने को मिलता है अरब सागर के तट पर है लोथल है। ये अरब सागर है भारत के पश्चिमी तट पर। तो यहाँ से लोथल मिलता है। तो लोथल के बारे में हम जानकारी यह देखते हैं। सबसे पहले जानकारी है कि लोथल एक बंदरगाह है। आप देख रहे हैं ये विदेश के व्यापार के माध्यम से बड़ा महत्वपूर्ण जगह था। यहाँ पर इधर से फारस से या फिर मिस्र से, तो इधर से व्यापार हुआ करता था, या फिर इधर से आप देखेंगे कि व्यापार हुआ करता था। यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर ईरान है, उसके बाद इराक, इस तरीके से ये पाकिस्तान है, फिर ईरान है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र से पाकिस्तान, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में, जो चीन डेवलप कर रहा है, तो काफ़ी यहाँ से नज़दीक हो जाता है। उसके बाद ईरान है, जहाँ चाहबार बंदरगाह भारत डेवलप किया है। हम देखते हैं इसके बारे में कि यह जो पश्चिमी और पूर्वी जो टीले हैं वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो लोथल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लोथल है, लोथल में एक ही दुर्ग से दोनों घिरे हुए हैं, मतलब एक सुरक्षा प्राचीर से दोनों टीले घिरे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हमें देखना है कि यहाँ 20 समाधियाँ मिली हैं। समाधियाँ का मतलब कब्र। यहाँ पे 20 कब्र मिले हैं, जिसमें 3 कब्र ऐसे हैं जिसमें पुरुष और महिला साथ में दफनाई गई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर पुरुष मर गए होंगे तो जिंदा उनकी पत्नी अगर होगी तो उन्हें भी दफना दिया गया होगा। इसी से कहते हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले भारत में कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा में मिलता है और लोथल में मिलता है। और उसके पीछे यही फैक्ट है, उस तर्क के पीछे फैक्ट है। ये फैक्ट हमें मिला देखने को, उस पर तर्क लोग ऐसे लगाते हैं। 20 समाधियाँ मिली है, इसी कारण इसे भी मुर्दों का नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को तो मुर्दों का टीला कहाँ ही जाता है, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला तो कहाँ ही जाता है, लेकिन इसे भी मुर्दों का नगर कहा जाता है। लोथल को भी उसके पीछे यह है कि 20 समाधियाँ यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे धान बाजरा के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ अग्निकुंड मिले हैं। और जो अग्निकुंड हैं वो वृत्ताकार भी हैं और वर्गाकार भी हैं। ठीक है, सर्कल में भी और स्क्वायर में, दोनों में यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं। और अग्निकुंड में अनाज की आहुति दी जाती थी। अनाज की आहुति दी जाती थी यह सोच करके, यह कामना करके कि अधिक उत्पादन होगा। तो इसलिए हम धर्म की भूमिका यहाँ पर देखते हैं। और जब एक प्रश्न आया था यूपीएससी के मेंस में, और यह प्रश्न यह था कि हड़प्पा सभ्यता के
नगरीकरण में, हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण में धर्म की भूमिका का उल्लेख करें। तो धर्म की भूमिका का उल्लेख ऐसे ही करना है क्योंकि धर्म के माध्यम से अधिक उत्पादन की कामना की गई, और जब अधिक उत्पादन होगा, अधिशेष होगा, तब नगरीकरण होगा, तभी व्यापार बेहतर होगा। तो अच्छा व्यापार होने के लिए, नगरीकरण होने के लिए एग्रीकल्चर बेहतर होना जरूरी है, सरप्लस होना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर। बहरहाल आगे इसमें देखते हैं कि चक्की आटा पीसने की यहीं से मिली है। कपड़े रंगाई की जाती थी यहाँ पर, उसका साक्ष्य मिला है। मुहर यहाँ मिले हैं। मनके की फैक्ट्री थी, मनके बनती थी। हाथी के दांत का पैमाना मिला है। पैमाना का मतलब तराजू, मापने वाला। पैमाना का मतलब कोई भी चीज़ का माप करना। तो हाथी के दांत का पैमाना यहाँ मिला है। दूसरा यहाँ देखना है कि मम्मी का मॉडल मिला है, और मम्मी विख्यात है, मम्मी प्रसिद्ध है मिस्र में। इसका मतलब मिस्र से भी नज़दीकियाँ रही होंगी, और मिस्र से आर्थिक व्यापारिक संबंध थे भारत के। दूसरा हमें महत्वपूर्ण चीज़ यह देखना है कि यहाँ मुहर है, और मुहर में दो राक्षस के मुंह की आकृति मुहर पे बनी है। इसका मतलब भारत का फारस से संबंध था, क्योंकि ये दो राक्षस के मुंह वाले, ये फारस में विख्यात था। अगला हमें यह देखना है कि यहाँ के मुहर ऐसे मिले हैं जिस पर गोरेला और बारहसिंघा की आकृति बनी है। ये सब विशेषताएं लोथल की हैं। ये सब लोथल की विशेषताएं हैं। तो लोथल हमने पढ़ लिया। अब लोथल के बाद हम अगला साइट देखते हैं, और वो है कालीबंगा। तो हम कालीबंगा के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा भारत के राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी अगर सरस्वती नदी का है तभी घग्गर नदी ही समझना है, क्योंकि सरस्वती नदी का ही कहा जाता है कि जो वर्तमान में घग्गर नदी है वहीं पे सरस्वती नदी बहा करती थी पहले। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1957 में किया था, और आगे चलकर इस पर बीके थापर ने भी काम किया था। तो दोनों इससे संबंधित हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। इसके बारे में यह देखना है कि यह भी दोनों, इसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले दुर्गीकृत थे, दोनों अलग अलग दुर्गीकृत थे, यह देखना है हमें। और लोथल हमने क्या देखा था कि एक ही दुर्ग से दोनों नगर के दोनों टीले घिरे हुए थे, और ये अलग अलग दुर्गीकृत हैं दोनों। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या इसके साक्ष्य हैं। तो इसमें हमें यह समझना है कि यह एक तो हड़प्पा के पहले का भी स्थल है, और एक विकसित हड़प्पा का भी स्थल है। दोनों साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ ऊँट की हड्डी मिली है। यहाँ बच्चे की खोपड़ी मिली है। बच्चे की खोपड़ी है जिसमें 6 छेद भी मिले हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि उस समय ऑपरेशन होता था, मतलब सर्जरी हुआ करता था। तो शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। कहाँ से? वो हमें मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। इसमें और देखना है कि यहाँ कच्ची ईंटों के मकान बने हैं। हालांकि पक्की ईंटें का भी उपयोग होता था, लेकिन ज़्यादातर कच्ची ईंटों का ही उपयोग यहाँ हुआ है। यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत, हल से जुता हुआ खेत है, तो उसमें जो मेड़ बने हैं, तो नज़दीक का जो मेड़ है उस पे नज़दीक का जो मेड़ है उस पे चने बोए गए हैं, और दूर का जो मेड़ है उस पे सरसों बोए गए हैं। ये हमें देखना है। ठीक है। अब हम देखना है कि यहाँ अलंकृत ईंट मिले हैं। ईंट है, ईंट में अलंकृत किया गया डेकोरेशन है, और लकड़ी की नाली भी मिली है हमें कालीबंगा से। तो कालीबंगा से महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए। अग्निकुंड, ऊँट की हड्डी मिले हैं, बच्चे की खोपड़ी। यहाँ भूकंप आने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो भूकंप आने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आप बताएंगे? मिले हैं कालीबंगा से। जुता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईंट मिले हैं, और लकड़ी की नाली यहाँ मिली है। एक और चिन्ह है, यहाँ पे एक मृण पट्टिका मिली है। मृण पट्टिका का मतलब होता है मिट्टी की पट्टी मिली है, और मिट्टी की पट्टी के एक तरफ दो साइड होता है ना उसका, तो एक साइड पे उसके सिंह वाले देवता की आकृति है, और दूसरे साइड पर एक मनुष्य है जो बकरी को लेकर के जा रहा है, उसकी आकृति बनी हुई है। ये मृण पट्टिका कहाँ मिली है? ये मृण पट्टिका मिली है कालीबंगा से। ये याद रखना है आपको। तो ये कालीबंगा से संबंधित आपके चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। इसकी खोज 1931 में मजूमदार ने किया था। यह हड़प्पा के पहले का और हड़प्पा के बाद का भी तीनों के साक्ष्य इस स्थल से मिलते हैं। यहाँ पे हड़प्पा के बाद आप देखेंगे एक संस्कृति है, झूकर झाकर संस्कृति, यह ग्रामीण संस्कृति थी, वो भी यहीं से मिलती है।
चनहुदड़ों के बारे में सबसे बड़ी चीज़ यह है, जिसके लिए जाना जाता है, प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है, कि इसकी कोई भी भाग जो है ना, नगर के दो भाग हैं, एक पश्चिमी टीले और एक पूर्वी, कोई भी दुर्गीकृत नहीं है। इसका ये देखना है, कोई भी दुर्गीकृत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। दूसरा, यहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि यहाँ पर एक निशान मिले हैं पंजे के, कि आगे बिल्ली का निशान है, उसके पीछे कुत्ता का निशान है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो भागते हुए बिल्ली का निशान कहाँ मिला है? तो चनहुदड़ों मिला है। या बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहाँ मिला है? चनहुदड़ों मिला है। यहाँ मन के बनाने के भी कारखाने थे। यहाँ पे श्रृंगार प्रसाधन के भी चीज़ें मिली हैं, जैसे लिपस्टिक, कंघा, इत्र, ये तीनों चीज़ मिले हैं। सिंदूर नहीं, सिंदूर मिले हैं बलूचिस्तान के नासारो एक जगह है, वहाँ से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। तो ये हमने बात किया चनहुदड़ों की। तो कालीबंगा हो गया, चनहुदड़ो हो गया। अब आपके दो और महत्वपूर्ण स्थल बचे हुए हैं, ये खो जाते हैं धौलावीरा। तो हम धौलावीरा के बारे में देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात में है। अब मैंने आपको समझाया भी था कि धौलावीरा गुजरात में है। गुजरात में आप गुजरात का मैप अगर देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे देखें तो ये है कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। तो यहाँ से तो आपने लोथल देखा, यहाँ लोथल है, यहाँ लोथल, और यहाँ आपको मिलेगा धौलावीरा। धौलावीरा यही है, ठीक है ना। तो धौलावीरा आपको मिलेगा, गुजरात में है, और गुजरात के एक कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में मिलेगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि तीन पार्ट में है, ये तीन पार्ट में है। ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, और एक और बीच में इसका है मध्यम भाग भी है। तो ये पश्चिमी हो गया, ये मध्यमा और ये पूर्वी, ये तीन है। और इसी दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्टेडियम है। स्टेडियम देखने को मिलेगा आपको, स्टेडियम। तो स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि स्टेडियम का साक्ष्य हमें मिला है यहीं से, धौलावीरा से। सबसे बड़ी बात। उसके बाद हमें देखना है कि धौलावीरा से और क्या मिले हैं। तो धौलावीरा से आपको यहाँ पे एक नेम प्लेट मिला है, नेम प्लेट जिस पे 10 लेटर हैं, 10 अक्षर हैं नेम प्लेट पर। तो 10 अक्षर का नाम प्लेट मिला है वहीं पे। इसके अलावे यहाँ पे 15 तालाब मिले हैं, 15 तालाब मिले हैं, 15 तालाब मिले हैं यहाँ पे, और 2 नहर भी मिले हैं, ठीक है। 15 तालाब है, 15 पॉइंट्स है, और 2 नहर है, 2 कैनाल्स का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बारिश होती थी तो तालाब में शहर के पानी इकट्ठा होता था, और तालाब जब भर जाता होगा तो नहर के रास्ते, नहर या इसे बड़ी नाला कहा जाता है, नाले के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता था। ये यहाँ पर देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जल निकासी की व्यवस्था सबसे बेहतर कहीं है तो धौलावीरा में है। जल निकासी की सबसे बेहतर व्यवस्था है तो धौलावीरा में है। धौलावीरा में पढ़ रहे हैं, धौलावीरा में ये हमें देखने को मिलता है धौलावीरा के बारे में। इसका 1967-68 में, 1967-68 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। जगपति जोशी ने, यह भी से संबंधित एक फैक्ट है, यह भी से संबंधित फैक्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा है धौलावीरा। धौलावीरा के अलावा एक और है बनावली, बनावली जो हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा हो गया आपका। बनावली ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में यह हमें देखने को मिलता है। यहाँ इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता कोई खास नहीं। सबसे पहले तो इसका 1973 में आर.एस. विस्ट हैं जो 1973 में इसकी खोज किए थे। तो इसका खोज कब हुआ, 1973 में इसका खोज मिला। यहाँ से मिली है
मिट्टी के हल की आकृति मिली है और जौ मिली है, दो चीज़ यहाँ से मिली है, यहाँ से दो चीज़ें मिली है, जौ और मिट्टी के हल की आकृति, दो चीज़ें यहाँ से मिली है। यहाँ की जैसे धौलावीरा के हमने क्या देखा कि वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी बहुत बेहतर थी, और यहाँ की जल निकासी व्यवस्था थी वो बेहतर नहीं थी, वो अव्यवस्थित थी। तो हमने महत्वपूर्ण जो 7 स्थल हैं, जो उस 7 स्थलों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे वो सब हमने देख लिया, लगभग सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर लिया। इसके अलावा जो छोटे मोटे हैं जैसे आमरी हो गए, आपके एक और राखी गढ़ी है, तो राखी गढ़ी की विशेषता यह है, राखी गढ़ी की विशेषता यह है कि भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। पूरे अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नेरी वाला जो पाकिस्तान में है, दूसरा है मोहनजोदड़ो। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन है, तो भारत में आप बताएंगे कि राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है, हड़प्पन साइट है सबसे बड़ा। तो ये हमने हड़प्पा के बारे में जो 7 नगर हैं उसके उनके बारे में हमने चर्चा किया। बाकी जो छोटे मोटे और जगह हैं जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बाकी की जो चीज़ें हड़प्पा के बारे में 1 या 2 वीडियो और देखेंगे जिसके माध्यम से हमारा हड़प्पा कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।